हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 15 सितंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आज संडे है, ना ही पीआईबी की वीडियो आनी है ना ही करंट अफेयर्स की वीडियो। तो मैं कोशिश करूंगा डेली करंट अफेयर्स के बहुत सारे पेंडिंग वीडियोस को मैं आज अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि जैसे ही डेली करंट अफेयर्स के पेंडिंग वीडियोज अपलोड हो जाएंगे तो मैं पीआईबी के भी पेंडिंग वीडियोज को जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा। क्योंकि किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए, जो कि अगले 3-4 महीने में होने वाला है, सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स और पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंजीनियर्स डे हर वर्ष किस डेट को मनाया जाता है? तो इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाते हैं। कब? 15 सितंबर। ये देख लीजिए, हर वर्ष इंजीनियर्स डे, अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था इंजीनियरिंग की तो बहुत प्राउड होता था कि 15 सितंबर हमारा दिन है, लेकिन अब बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, ये 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे मनाया जाता है किसकी याद में? सर एम विश्वेश्वरैया, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 15 सितंबर को, इसलिए मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि सर एम विश्वेश्वरैया, इनको 1955 में भारत रत्न दिया गया था। कब? 1955 में एम विश्वेश्वरैया जी को भारत रत्न दिया गया था। 1968 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो एम विश्वेश्वरैया की बर्थ एनिवर्सरी होती है उसको इंजीनियर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। सर एम विश्वेश्वरैया को फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर के तौर पर जानते हैं। आपने कृष्णराज सागर डैम सुना होगा। कृष्णराज सागर डैम, मेरे ख्याल से उनके ये चीफ आर्किटेक्ट थे एम विश्वेश्वरैया। तो बस इतना ही याद रखिएगा, एम विश्वेश्वरैया इंजीनियर्स डे, और भारत रत्न 1955 में इनको मिला था। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसके एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं आपके राजा रणधीर सिंह। कौन? राजा रणधीर सिंह। ये देख लीजिए, ये हैं राजा रणधीर सिंह। कौन है? देख लीजिए आप, ये हैं आपके राजा रणधीर सिंह। ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो आप याद रखिएगा, राजा रणधीर सिंह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए हैं। किसको रिप्लेस किया इन्होंने? अजीब सा नाम है, शेख अहमद अल फाहद अल सबह, इनको रिप्लेस किया है। इनके ऊपर कुछ चार्जेस थे, गिल्टी पाए गए, इसीलिए। राजा रणधीर सिंह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे कुछ समय तक। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की बात करें, 16 नवंबर 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। कुवैत सिटी में इसका हेडक्वार्टर है और राजा रणधीर सिंह इसके एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। चर्चा में क्यों है? हाल ही में इंडियन एयरफोर्स द्वारा डल लेक श्रीनगर में एक एयर शो ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो इंडियन एयरफोर्स का एयर शो है, इसका थीम क्या है? गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स। क्या है थीम? गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स। डल लेक इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कहां पर है? श्रीनगर, कश्मीर। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मोटो क्या है? नभः स्पृशम दीप्तम। 27th एयरफोर्स चीफ अपॉइंट हो गए हैं, कोई चौधरी जी हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग पढ़ लेंगे, अक्टूबर में यानी सितंबर लास्ट वाले में। कारवां टूरिज्म पॉलिसी किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? कारवां टूरिज्म पॉलिसी को केरल ने लॉन्च किया। किसने? केरल ने। ये देख लीजिए, केरला गवर्नमेंट द्वारा कारवां टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की गई है। ये एक स्टेक होल्डर फ्रेंडली टूरिज्म पॉलिसी है। नाम क्या है? कारवां टूरिज्म पॉलिसी। इसके दो मेजर कंपोनेंट हैं, एक टूरिज्म कारवां, दूसरा कारवां पार्क। तो 2 गेस्ट जो होंगे उनको कारवां में एकोमोडेट किया जाएगा, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। केरल की बात करें तो आप मैप में देख लीजिए, ये है केरल। चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। 1 स्कूल 1 IAS स्कीम केरल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, आरिफ मोहम्मद खान जी ने। केरल के पास यहाँ पर एक वेम्बनाड लेक है, इंडिया की लॉन्गेस्ट रामसर साइट है। और केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क और मथिकेतन सोला नेशनल पार्क, याद रखिएगा, केरल में ही है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो जिस दिन इंजीनियर्स डे होता है इंडिया में, उसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी होता है, यानी कि 15 सितंबर। ये देख लीजिए, हर वर्ष 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2007 में इसके लिए रिजोल्यूशन पास किया गया था। 2021 में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस।
क्या है थीम इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी का? स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। तो 2007 में अनाउंस किया गया कि हर वर्ष 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाएंगे और 2008 से इसको मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है स्विफ्ट प्लेटफॉर्म। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में यूज किया जाता है स्विफ्ट प्लेटफॉर्म का। इसमें आई जो है किसको डिनोट करता है स्विफ्ट में? इंटरबैंक। क्या? इंटरबैंक। चर्चा में इसलिए है क्योंकि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर डीबीएस बैंक जो है उसने अपने कॉरपोरेट क्लाइंट्स के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रैकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की है। ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रैकिंग फैसिलिटी में रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा सकती है। तो डीबीएस बैंक ने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन के साथ पार्टनरशिप की है अपने डीबीएस आइडल प्लेटफॉर्म के द्वारा कॉर्पोरेट ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो कि उसके द्वारा जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है डीबीएस बैंक के वो अपने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का ऑनलाइन ट्रैकिंग कर पाएंगे। तो बस इतना है। देखिए डीबीएस बैंक इंडिया में 2014 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है, सुरोजीत सोम इसके सीईओ हैं। स्विफ्ट का फुल फॉर्म देख लीजिए आप, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो स्विफ्ट के साथ डीबीएस बैंक ने पार्टनरशिप की है, अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया है? आईआईटी दिल्ली ने, मेरे ख्याल से देख लेते हैं, सॉरी आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है। अब इसका फ्लाइट से कोई लेना देना नहीं है। प्रोजेक्ट उड़ान एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ताकि जो एजुकेशन में लैंग्वेज का बैरियर आता है, लैंग्वेज की बाधा आती है, उसको समाप्त किया सके। तो आईआईटी बॉम्बे इन्होंने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च कर दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें एआई इनेबल्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा प्रोजेक्ट उड़ान में। किसका है? आईआईटी बॉम्बे का। जब भी एग्जाम में आए तो ये याद रखिएगा, इंडिया की ओल्डेस्ट आईआईटी है आईआईटी खड़गपुर, 1954 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से 2020 में जो कम्युनल राइट्स हैं वो कितने % इंक्रीज हुए हैं? तो 2020 में 2019 की अपेक्षा सांप्रदायिक दंगों में 96% की बढ़ोतरी हुई, 96% की बढ़ोतरी हुई है कम्युनल राइट्स में। एनसीआरबी ने हाल ही में डाटा रिलीज किया है क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट से। इसमें बताया गया है कि जो कम्युनल राइट्स हैं वो 2019 की अपेक्षा 2020 में 96% बढ़ गए हैं। कितने? 96%। कम्युनल राइट्स 96% बढ़े हैं। कास्ट राइट्स यानी जातिवादी दंगे 50%। किसानों के दंगे यानी आंदोलन 38% बढ़े हैं। आंदोलन मोर्चा ये 33% बढ़े हैं। चलिए देखते हैं 2020 में पूरे भारत में 857 दंगे हुए, बहुत कम हुए बता देता हूं मैं। 2013 में तो आफत आ गई थी दंगों की, मेरे ख्याल से 2000 से भी ऊपर निकल गए थे। 2020 में 857 दंगे हुए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कहाँ हुए हैं? दिल्ली में हुए हैं 520। दिल्ली में 520 हुए हैं। बिहार सेकंड में पे आता है। खास बात क्या है, यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ 2020 में। इसीलिए योगी गवर्नमेंट जो है अपनी बड़ी तारीफ कर रही है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उनके लिए कि यूपी में दंगा नहीं हुआ। जहाँ पे मतलब यूपी और गुजरात दो ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के, पहली बात तो पॉपुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा है और दिल्ली इतनी छोटी पॉपुलेशन होने के बाद भी यहाँ दंगे हो जाते हैं। यूपी में 20 करोड़ से ऊपर आबादी है, जहाँ की मैक्सिमम आबादी मुस्लिम है, मतलब कि 60% 20% मुस्लिम के आसपास रहते हैं, लेकिन दंगे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि देखिए मैनेजमेंट सख्त है, तो इसीलिए यूपी गवर्नमेंट जो है बोल रही है कि दंगे नहीं हुए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 1986 में स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर है रामफल पवार। पैरेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एक बार इंडिया टीवी में, क्या नाम है उसका, रजत शर्मा, उन्होंने दिग्विजय सिंह से पूछा हाँ कि गुजरात में पिछले 20 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ, क्यों? तो उन्होंने कहा कि वहाँ की माइनॉरिटी डरी हुई है, डरती है। तो रजत शर्मा ने कहा कि अगर डर के दंगे रुकते हैं तो क्या दिक्कत है? तो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी, जब सिख राइट्स हुए, लोगों के अंदर कानून का डर होना चाहिए, तभी वो कानून का पालन करेंगे। खैर ये तो थोड़ा पॉलिटिकल बात रही, लेकिन फिर भी दंगे होना अच्छी बात नहीं है। इसमें सबका लॉस ही होता है और फायदा होता है अमीर लोगों का, पॉलिटिशियंस का बस। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसरो द्वारा एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है ताकि GSLV Mark 3
जो लॉन्च व्हीकल है उसको रीयूजेबल बनाया जा सके। जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको रीयूजेबल बनाने के लिए इसरो काम कर रहा है एक नई टेक्नोलॉजी पर। तो GSLV Mark 3 इसको रीयूजेबल बनाने के लिए काम किया जा रहा है। जैसे स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 है ना, उसको रीयूजेबल दोबारा यूज किया जाता है, वैसे ही GSLV Mark 3 को यूज किया जाएगा। इंडिया में बड़े सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए GSLV Mark 3 यूज किया जाता है। GSLV 3 स्टेज का रॉकेट है, जिसमें 2 सॉलिड हैं, एक क्रायोजेनिक है जो कि अपर स्टेज है। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई। फादर ऑफ इंडियन स्पेस विक्रम साराभाई ने इसको स्थापित किया। कौन? फादर ऑफ इंडियन स्पेस। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है के शिवान। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए, यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट की फील्ड में कैबिनेट द्वारा किस कंट्री के साथ हुए MOU को अप्रूवल दे दिया गया है? तो इंडिया और इटली ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट में क्या किया था? MOU साइन किया था, उसको हाल ही में अप्रूवल दे दिया गया है। इंडिया ने अप्रूव कर दिया है MOU जो कि इटली के साथ किया गया था डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट की फील्ड में कोऑपरेशन के लिए। तो इंडिया इटली डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए साथ में मिलकर काम करेंगी, इसके लिए अप्रूवल मिल गया है इनके MOU को। दोनों कंट्रीज ने MOU साइन किया था। इंडिया इटली के बीच में 1947 यानी आज़ादी के तुरंत बाद स्टेब्लिश हो गई थी क्या? रिलेशन। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है सेंदाई फ्रेमवर्क, 2015 में साइन किया गया था सेंदाई जापान में। अब ये जहाँ पे सेंदाई जापान में एक प्लेस है वहाँ पे साइन किया गया था इसलिए, और ये सेंदाई जापान में 2015 में तीसरी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर, इसीलिए इसका नाम है सेंदाई फ्रेमवर्क। इटली की कैपिटल है रोम, करेंसी का है यूरो, प्राइम मिनिस्टर है मारियो द्रागी जो कि इस समय G20 के भी क्या है? हेड हैं। किस स्पेस एजेंसी द्वारा पहली बार किसी प्राइवेट फ्लाइट से 4 अमेच्योर लोग भेजे जा रहे हैं? तो स्पेस एक्स पहली बार किसी प्राइवेट फ्लाइट से, यानी स्पेस एक्स प्राइवेट एजेंसी ही है, तो उसके ही द्वारा 4 अमेच्योर लोगों को भेजा जा रहा है प्राइवेट फ्लाइट से। तो 4 अमेच्योर लोग स्पेस एक्स अर्थ सर्कलिंग ट्रिप पर भेज रहा है। अर्थ सर्कलिंग ट्रिप मतलब पृथ्वी के चारों ओर घूम के वापस आ जाएंगे 4 लोग। 3 दिनों के लिए ड्रैगन कैप्सूल में रहेंगे, 2 पुरुष 2 महिलाएं। ठीक है, तो 4 अमेच्योर लोग, मतलब नॉलेज नहीं उनको उस फील्ड में, लेकिन उनको भेजा जा रहा है। तो अर्थ सर्कलिंग ट्रिप स्पेस एक्स प्रोवाइड कर रहा है फर्स्ट टाइम प्राइवेट फ्लाइट के द्वारा। तो स्पेस एक्स की बात कर लेते हैं। 2002 में स्थापना की गई, एलॉन मस्क फाउंडर एंड CEO। इसका फॉल्कन 9 रॉकेट बहुत चर्चा में रहता है, स्टारलिंक इसके ही सैटेलाइट्स हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है T20 वर्ल्ड कप 2021 में टीम इंडिया के मेंटोर कौन बने हैं? तो T20 वर्ल्ड कप 2021 में टीम इंडिया के मेंटोर बने हैं MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, नाम तो सुना ही होगा। T20 वर्ल्ड कप 2021 UAE और ओमान में होना है। इसके लिए BCCI ने इंडिया के फॉर्मर कैप्टन MS धोनी को टीम इंडिया का मेंटोर घोषित कर दिया है। धोनी ने लास्ट मैच खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 के ICC वर्ल्ड कप में। महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग्स टू झारखंड। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया 1928 में इसकी स्थापना हुई। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर है। 39वें 39th प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। सेक्रेटरी हैं जैसा नहीं है, अब इनको जैसा ही हैं। हु हैज प्रेजेंटेड, किसने 41 स्किल ट्रेनर्स को 2021 के लिए कौशलाचार्य अवार्ड दिया है? तो 41 स्किल ट्रेनर्स को धर्मेंद्र प्रधान ने कौशलाचार्य अवार्ड दिया है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं 2021 के लिए कितने लोगों को कौशलाचार्य अवार्ड दिया गया है? तो 41 लोगों को। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी हो गए हैं। इन्होंने कौशलाचार्य अवार्ड दिया है 2021 के लिए 41 स्किल ट्रेनर्स को, ठीक है, स्किल इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूशन के लिए। अब ये जो स्किल ट्रेनर्स हैं जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से ट्रेनिंग देते हैं। जन शिक्षण संस्थान क्या है उससे पहले जानिए आप कि जन शिक्षण संस्थान इसका उदय कैसे हुआ। श्रमिक विद्यापीठ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूनिक क्रिएशन था, लेकिन एनजीओ द्वारा रन किया रहा था 1967 से श्रमिक विद्यापीठ को रन किया जा रहा था। अब इसका स्कीम मतलब इसको नाम दे दिया जन शिक्षण संस्थान स्कीम। कब? 2000 में। तो 1967 से जो जन शिक्षण संस्थान था वो श्रमिक विद्यापीठ के तौर पर रन कर रहा था। 2000 में वो जन शिक्षण संस्थान हो गए। इस समय इंडिया में 233 जन शिक्षण संस्थान है जिसे लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं।
क्रिएटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म टिंकर को किसने एक्वायर कर लिया है? तो टिंकर को बायजूस ने एक्वायर कर लिया है। बायजूस ने आकाश इंस्टीट्यूट को भी एक्वायर कर लिया था, अब टिंकर को एक्वायर कर लिया है, पता नहीं क्या। बायजूस मतलब सबसे आगे चला गया है इस समय। अगर एडटेक स्टार्टअप की बात करें, एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की बात करें, तो बायजूस ने टिंकर को भी एक्वायर कर लिया है। अब एक्वायर की डील तो नहीं दी हुई, नाबार्ड फेज 1 में पूछ लेते हैं। ये खैर ये ऐसे सवाल तो समझ में नहीं आते, ना ही वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ना ही वो फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसलेस क्वेश्चन होते हैं। अब बायजूस ने टिंकर को एक्वायर किया ये तो समझ में आता है, लेकिन कितने रुपए में एक्वायर किया ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है। हाँ, टिंकर कंपनी को फाउंड किसने किया था? तो कृष्ण वेदाती, श्रीनिवास मद्देलन, 3 लोगों ने फाउंड किया था 2012 में। और तो कैलिफोर्निया यूएस की कंपनी है, अच्छी बात है। बायजू क्या है? 2015 में लॉन्च हुई, ग्लोबल लीडर है किसमें? पर्सनलाइज्ड लर्निंग में। 100 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, यानी 10 करोड़ स्टूडेंट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो 10 करोड़ स्टूडेंट की अगर फीस मानी जाए, 10 करोड़ स्टूडेंट की फीस आप मिनिमम मान लें, कितनी मान लेते हैं? चलो 2000 रुपये मान लेते हैं, तो 20,000 करोड़ एक साल की फीस। चलिए अगली बार देखते हैं। खैर मिनिमम 2000 तो होगी नहीं, क्योंकि आकाश इंस्टीट्यूट की फीस मुझे पता है कितनी रहती थी, 1.5 लाख 2 लाख ऐसे। रीडिंग मिशन किसने लॉन्च किया है? सीबीएसई ने रीडिंग मिशन लॉन्च किया है। बस इतना याद रखिए, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इन्होंने रीडिंग मिशन लॉन्च किया है प्रथम बुक्स और सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के साथ मिलकर। सीबीएसई का रीडिंग मिशन 2 वर्ष के लिए है, 2021 से 23 तक के लिए चलेगा। अब इन्होंने अचानक से रीडिंग मिशन क्यों लॉन्च कर दिया? जो प्रथम एनजीओ की एसर रिपोर्ट आई थी जनवरी 2019 में, उसने बताया था कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, यानी क्लास 1 to 8 एलिमेंट्री स्कूल में जो लर्निंग है वो ठीक नहीं है, इसीलिए इन्होंने रीडिंग मिशन लॉन्च कर दिया है सीबीएसई ने। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, 2 जुलाई 1929 को स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सीबीएसई के चेयरपर्सन है मनोज आहूजा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस क्रूज लाइनर, इसको किसने लॉन्च किया है? इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस क्रूज लाइनर आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया है। तो आईआरसीटीसी भैया सब ऑपरेट करेगा, रेलवे टिकट प्रोवाइड कर रहा है, बस के लिए टैक्सी, अब क्रूज लाइनर भी प्रोवाइड कर रहा है इंडिजिनस। तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस क्रूज लाइनर 18 सितंबर से मिलने लगेगा। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से आप बुक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हाँ, आईआरसीटीसी ने इसके लिए एग्रीमेंट किया है कॉर्डेला क्रूज के साथ, जो कि ऑपरेट किया जाता है मिस वाटरवे लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो फर्स्ट इंडिजिनस लग्जरी क्रूज मार्केटिंग प्रमोट की जाएगी इंडिया में आईआरसीटीसी के द्वारा। आईआरसीटीसी 1999 में इसकी स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सीएमडी कौन है आईआरसीटीसी की? रजनी हसीजा। आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन कितने वर्ष के लिए लॉन्च किया गया था? तो 5 वर्षीय मिशन है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, एग्रीकल्चर के डिजिटाइजेशन के लिए लॉन्च किया था। अब चर्चा में क्यों है ये देख लेते हैं। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं, क्या नाम है? नरेंद्र सिंह तोमर ना। इन्होंने 5 MOU साइन किए हैं प्राइवेट कंपनीज के साथ। ये 5 प्राइवेट कंपनीज ये हैं, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं भैया, कुछ भी नहीं भरोसा एग्जाम का। तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के लिए 5 MOU साइन किए गए हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर द्वारा। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन देख लीजिए, ये MOU डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का ही पार्ट है। 5 वर्षों के लिए स्कीम लॉन्च की गई 2021 से 25 तक। पर्पस क्या है? नई टेक्नोलॉजीज को, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ड्रोन्स, रिमोट सेंसिंग, इनका यूज किया जाए किसमें? एग्रीकल्चर में, इसीलिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इसका नाम दिया गया। 5 वर्षीय मिशन है। यह आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इनका रिप्लाई कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।